हेलो डियर लर्नर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो फॉर लर्नर्स। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे इस चैनल पर हम यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करवाते हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है सभी को मालूम होगा। अब हम उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। हम यूजीसी नेट एनटीए की प्रिपरेशन करवाते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस चैनल्स पर ऑलरेडी हैं। आई होप सभी को वो पसंद आई होंगी एंड सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन चैनल्स से काफ़ी उनको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। उसी कड़ी में, उसी श्रेणी में हम शुरुआत कर रहे हैं आगे अपने एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि रिलीजन एंड कास्ट है। शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की। उससे पहले आप मेरे बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं अनअकैडमी में एक एजुकेटर हूँ। आप मुझे अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हैं। इस वक्त वहाँ पर मेरे 2 कोर्सेज़ ऑलरेडी लॉन्च हुए हैं। मेरे कोर्सेज़ चल रहे हैं जिनको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ये कोर्स 30 जून तक चल रहा है एंड ये कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इस कोर्स में मेरे एमसीक्यूज़ भी रहेंगे और ये क्लासेस हिंदी में हैं। याद रखें, ये पूरी क्लासेस हिंदी मीडियम में रहेंगी। एंड आप लोग अगर क्लासेस ज्वाइन कर दें तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, ज़रूर ये क्लासेस ज्वाइन करें। पीडीएफ के साथ में पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेंगी वहाँ पर। एंड आप जो है वहाँ पर मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप अगर प्लस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप मेरा वहाँ पर कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 मंथ के लिए 1400 पर मंथ, 12 मंथ्स के लिए 875 पर मंथ एंड 24 मंथ्स के लिए 525 पर मंथ। ठीक है। आप लोग जल्दी ज़रूर जो है इस चैनल को लाइक करें, चैनल को ज़रूर लाइक करें। साथ साथ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, आप जो भी कोर्स इसमें से लेते हैं। ये बहुत यूज़फुल है, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ऑलरेडी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे एंड जो चैनल पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग भी ज़रूर अनअकैडमी पर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। एंड अनअकैडमी पर आप जो है ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। एंड यहाँ पर क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ये कंप्लीट। ठीक है। जिसमें आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड होंगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर एंड आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं वहाँ पर। ज़रूर करें ये अनअकैडमी पर, मुझे लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ठीक है। मुझे लगता है हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं अपने। जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो टॉपिक है वो सोशियोलॉजी का हमारा एक टॉपिक है, जो कि रिलीजन एंड कास्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपको मालूम होगा जो हमारा सिलेबस है उसमें रिलीजन एंड कास्ट अलग से दिया गया है यूनिट 3 में। ठीक है। यूनिट 3 में रिलीजन एंड कास्ट का हमारा टॉपिक है, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए, इस टॉपिक में बेसिकली क्या है, कास्ट सिस्टम के बारे में हमने पहले भी आपको जैसे कई बार पढ़ाया होगा, कास्ट सिस्टम के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा रिलीजन का एक टॉपिक आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं धर्म। ठीक है। आई थिंक ये विजिबल होगा सभी के लिए। अगर विजिबल नहीं है तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मुझे लगता है स्क्रीन पर आप सभी लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा। जाति व्यवस्था। ठीक है। देखिए, यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सोशियोलॉजी में। एंड यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो हम इस लेक्चर में एक शॉर्टकट वे में, यानी कि एक क्रैश कोर्स टाइप से है, जिसमें हम कास्ट यानी कि कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, कास्ट एंड रिलीजन के बारे में बात करेंगे। ये जितने भी नोट्स हैं, ये नोट्स बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट बेस्ड रहेंगे। ठीक है। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और, आप मुझे जो है टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है @socio for learner। ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ज़रूर से आप लोग ये चैनल टेलीग्राम पर आप लोग मुझे लिंकअप करें। ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोग मुझसे जुड़ें। यहाँ पर हमारा चैनल भी है एंड हम जो है इसके अलावा डिस्कस भी कर सकते हैं। आप चैट ग्रुप भी हमारा अनअकैडमी, आपको जैसा कि मैंने बताया, आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ से आप प्लस कोर्स में मेरे जो और भी कोर्सेज़ वहाँ चल रहे हैं, क्रैश कोर्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के जीएस और करंट अफेयर्स के लिए भी मैं बहुत जल्दी बैच लॉन्च करने वाला हूँ। उसके लिए भी अपडेट आपको अनअकैडमी ऐप पर ही मिलेगा। चलिए हम अब जो है टॉपिक के ऊपर आते हैं अपने, और इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में जो है स्तरीकरण यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है
वो एक तरीके से कास्ट बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो अब हम बेसिक कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते चलते हैं, वो क्या है और कैसे शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए, भारत में जाति व्यवस्था पर कार्य जीएस घुर्रे द्वारा किया गया था। आपको हमेशा इनका नाम याद रखना है। जनरली इनसे रिलेटेड कोई भी बुक्स होती हैं या कास्ट सिस्टम का जब भी नाम आता है तो इनके बारे में बात करी जाती है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार जाति क्या है, इंडो आर्यन संस्कृति का एक मिश्रण है और जो गंगा जमुना के क्षेत्र पर जन्मा और पला बड़ा है और इसी क्षेत्र से पूरे भारत में फैला है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखें आप, ये जो स्टेटमेंट है इनकी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी आएगी सीधे सीधे से, जैसे कि संस्कृति का मिश्रण और गंगा जमुना के क्षेत्र में जाति को संस्कृति का मिश्रण और गंगा जमुना के क्षेत्र में पला बड़ा किसने माना है। तो आपको मालूम होना चाहिए किसने माना है, जीएस घुर्रे ने, ठीक है। जाति की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए जाति की विशेषताएं। जैसे जाति क्या है, एक जन्मजात समूह है या अंतर्विवाहित समूह है। देखिए, कास्ट में क्या होता है, हमारे ऊपर कुछ निर्योगिताएं लगा दी जाती हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति जिस कास्ट से होता है उसके ऊपर कुछ निर्योगिताएं होती हैं, ठीक है, और व्यक्ति को उन निर्योगिताओं को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उन निर्योगिताओं के आधार पर ही आपकी जाति से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके सदस्यों का एक निश्चित यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसके सदस्यों का एक निश्चित पेशा होता है, ठीक है, यानी कि व्यवसाय जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका जनरली हम पेशा शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक निश्चित पेशा होता है। जैसा आपको मालूम है, जो ब्राह्मण है उनका काम पूजा पाठ कराना है, क्षत्रिय का सेवा युद्ध में लड़ना है, ठीक है। इसी तरह वैश्य का व्यापार है और जो शूद्र होगा उसका सेवा का कार्य है, ठीक है। तो जनरली ये पेशे पर निर्धारित होती है, ठीक है। देखिए, जाति के सदस्यों पर नियोक्ताओं के साथ रहन सहन, जीवन यापन, व्यवहार आदि के संदर्भ में भी कुछ निषेध लागू किया जाता है। अर्थात प्रत्येक जाति के सदस्यों के ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं। ये आपको मालूम होगा, कोई भी जो कास्ट सिस्टम होता है उसमें हर व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं, ठीक है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। नेट के एग्जाम के हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बुक में 3-4 जगह डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, उससे बेटर है कि आप वो सीधे सीधे से जो है एक सिंपल डेफिनेशन याद रखें, ठीक है। इस व्यवस्था में ऊंच नीच का एक क्रम होता है, जैसे कि हमने बताया, स्तरीकरण होता है कि स्ट्रेटिफिकेशन होता है, और इसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के लिए एक हीन भावना का भी संदर्भ होता है। आपको मालूम होगा, जो जाति व्यवस्था होती है उसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के लिए एक तरीके से हीन भावना भी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, उच्च जाति के संदर्भ में ब्राह्मण, मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग को रखा गया है, जबकि निम्न के संदर्भ में वह वर्ग जो कि सेवक वर्ग है, ठीक है। और सेवक वर्ग कौन है हमारे समाज में, मुख्यतः शूद्रास, ठीक है, या शूद्र जिसे कहते हैं, या निम्न जाति कह लें, ठीक है, या दलित कह लें, ठीक है। सो जो ब्राह्मण है वो उच्च वर्ग में है एंड जो निम्न है वो निम्न जाति का व्यक्ति कौन है, जो आपके शूद्रास होते हैं, ठीक है, जिन्हें सेवक के रूप में माना जाता है, जैसे सफाई कर्मचारी, ठीक है। ड्यूमा का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि भारत में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है होमो हेरार्कियस, जिसमें इन्होंने एक पुस्तक लिखी है होमो हेरार्कियस, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम ज़रूर देख लें, होमो हेरार्कियस, हिंदी में होमो हेरार्कियस कहा जाता है इसे। ड्यूमा ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने जाति को उच्च व निम्न के रूप में परिभाषित किया है और यह बताया कि ये क्या है, स्तरीकरण, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन का एक पैटर्न है, ठीक है। जाति क्या है, एक स्ट्रेटिफिकेशन का एक पैटर्न है, ठीक है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था पवित्र एवं अपवित्र पर आधारित है, यानी कि होली एंड अनहोली, ठीक है, यानी कि पवित्रता और अपवित्रता पर। और देखिए, साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया कि जो ये जाति व्यवस्था है इसमें जो पवित्रता अपवित्रता है वह स्थायी और अस्थायी दोनों होती है। अब स्थायी और अस्थायी का क्या मतलब हुआ, ठीक है, हम वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पवित्रता ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पवित्रता, ठीक है। देखिए, पवित्रता स्थायी, अस्थायी और स्थायी होती है। स्थायी पवित्रता, स्थायी अपवित्रता तो क्या हो गई, जाति, आप निम्न जाति के हैं, आप कभी नहीं बदल सकते, ठीक है। लेकिन अस्थायी क्या हो गया, जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाता है या बच्चा हो जाता है तो बोला जाता है ना उस समय कि कुछ समय के लिए वो एक तरीके से अपवित्र माना जाता है उस क्षेत्र को या उस परिवार को।
तो उसको क्या कहा गया है, अस्थायी पवित्रता। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जो कठोरता थी वो स्थायी में ज़्यादा थी, अस्थायी में कम थी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे आते हैं गुनार मेडल। गुनार मेडल ने जाति व्यवस्था को एक कठोर वर्ग के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, आपको बता दें ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है साथ ही साथ। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा गया है, दरअसल इसमें ये पूछा गया था एक तरीके से कि किसके द्वारा, कि निम्न में से किसके द्वारा जाति को एक कठोर वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था, निम्न में से किसने जाति को निम्न वर्ग के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, ठीक है, परिभाषित किया है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो उनमें गुनार मेडल भी थे, तो आपको याद रखना है। देखिए ये जितने भी नोट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, ये पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन, आप समझते हैं ना, क्विक रिवीजन, ये क्विक रिवीजन के तौर पर बनाए गए हैं। ठीक है, सो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड पढ़ते रहें साथ साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट होने वाला है, जल्द से जल्द जब भी होगा। ठीक है, इसके बाद जीएस घुर्ये की अगर जाति व्यवस्था के बारे में बात करी जाए तो जीएस घुर्ये भारतीय जाति व्यवस्था के अध्ययन में इन्होंने क्या यूज़ किया है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। अब आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अब ये क्या होता है, आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, जिसमें जो किताबें होती हैं बेसिकली, या फिर बुक्स के आधार पर, ठीक है, आप बुक्स के आधार पर चीज़ें पढ़ेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति, जिसे हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फील्ड में नहीं होता है, बिना फील्ड में गए जो आप अध्ययन करेंगे उसको क्या बोला गया, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। यानी कि घुर्ये जी ने क्या किया, इन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ होता है जैसे कि रामायण, महाभारत, ठीक है, उन सब की स्टडी करी और उसके बेसिस पे जाति व्यवस्था का एक अध्ययन रख दिया। ठीक है, और कहा भाई इस आधार पर भारत में जाति व्यवस्था बसी है, बनी है, ये कमियां हैं, ये अच्छाई है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति के समर्थक माने जाते हैं या किसने अध्ययन किया है, तो आपको याद होना चाहिए जीएस घुर्ये। और किसका अध्ययन किया है, भारतीय समाज का, और भारतीय समाज में किसका क्या है, जाति का। ठीक है, घुर्ये ने जाति व्यवस्था की विशेषताएं कुछ इस प्रकार बताई। अब घुर्ये जी ने जो जाति व्यवस्था की इम्पोर्टेंस बताई है, अब हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जीएस घुर्ये ने जाति व्यवस्था की कुछ जो विशेषताएं बताई, उसमें उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति जो है एक तो अंतर्विवाहित समूह से जुड़ा रहता है। ठीक है, उसका व्यवसाय जो है कोई दूसरा व्यवसाय नहीं अपना सकता, यानी कि जाति का अपना एक निश्चित पेशा होगा, उसी को अपनाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का स्वतंत्र व्यवसाय, जैसे कि ये बताया, पेशा नहीं अपना सकता। यह एक अंतर्विवाहित, यानी कि जाति के अंदर ही विवाह होगा। ठीक है, जाति में ही विवाह होगा। आपको आज भी मालूम होगा भारत में 90% जो विवाह हैं आज भी वो समान जाति में होते हैं। ठीक है, समान जाति में होते हैं। ठीक है, जाति के सदस्यों के ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे भोजन व प्रथा संबंधी। इस समूह में सोपान क्रम होता है, अर्थात ऊंच नीच का। ठीक है, एक क्या होता है, ऊंच नीच का, यानी कि जैसे कि हमने बताया, जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर रहेंगे, जो शूद्रास हैं वो हमेशा नीचे रहेंगे। ठीक है, निम्न स्तरीय जातीय समूह को अपवित्र माना गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो निम्न स्तरीय समूह होगा साथ साथ उसको क्या माना गया है, उसको एक अपवित्र समूह माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अस्पृश्यता। ठीक है, इसी टॉपिक में हमारा अस्पृश्यता, ये हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है अस्पृश्यता। ठीक है, क्योंकि जो यूनिट 1 है हमारी सिलेबस की, यूनिट 1 में आपने पढ़ा होगा गांधी जी जो है थिंकर में है। ठीक है, जिन्होंने भी वो क्लासेस करनी होगी वो अनअकैडमी की ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। अनअकैडमी पर आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लस कोर्स में। ठीक है, गांधी और अंबेडकर का अध्ययन है। ठीक है, और गांधी और अंबेडकर ने वहाँ पर अस्पृश्यता के बारे में बात करी है, इसीलिए यहाँ पर इसको सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय समाज में निम्न जातियों अर्थात सेवक जातियों को अस्पृश्य माना गया, यानी कि जो बेसिकली शूद्रास थे। ठीक है, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्धारण किया गया, जिसमें शूद्र को निम्न या अस्पृश्य माना गया है।
ठीक है। भारतीय समाज में शूद्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये जातियाँ मुख्यतः क्या है, सेवक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सेवक कार्य बेसिकली क्या होते थे, जैसे कि साफ़ सफाई का काम करना, ठीक है, या फिर जिस तरीके से जैसे नाई होते थे, कपड़े धोने वाले होते थे, तो ये बेसिकली कौन थे, सेवक जातियाँ। ठीक है, भारतीय समाज में इन जातियों के ऊपर इतिहास में अत्यधिक शोषण किया गया है और वर्तमान में भी यह शोषण किसी न किसी स्तर पर, ठीक है, देखिए किसी न किसी रूप में वो जो शोषणकारी व्यवस्था है वो आज भी देखी जाती है। ठीक है, अगर हम पास्ट में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें और इतिहास में जाने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है इन निम्न जातीय समूह को ना कपड़े पहनने का अधिकार था, ना सड़क पर चलने का अधिकार था और ना ही किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या थी, और निम्न। ठीक है, यानी कि एक तो वो दलित समाज से, दलित समूह से जुड़ी हुई है, ऊपर से महिला, आपको मालूम होगा महिलाओं की स्थिति वैसे भी समाज में थोड़ी सी निम्न ही रहती थी। ठीक है, इस समूह के लोगों की परछाई को भी अपवित्र माना गया था तथा यदि वह नियोगिताओं का पालन नहीं करते थे तो उन्हें कड़ा दंड भी दिया जाता था। ठीक है, और इसी मानसिकता के कारण वर्तमान समाज भी शोषण से ग्रसित है। आज भी देखिए कहीं ना कहीं ये इस तरीके की मानसिकता है समाज में। ठीक है, तो केवल हमने जो है इसको एक अस्पृश्यता क्या है इसको समझ लिया है। ठीक है, आपको जो याद रखना है वहाँ पर आपको साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है। ठीक है, देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन करने संबंधी विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज में अस्पृश्यता को उन्मूलन करने के लिए या दूर करने के लिए कौन से संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो कौन से प्रयास किए गए हैं, आर्टिकल 15, 16 एंड 17। धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 15, 16 आपको कहता है लोक नियोजन, यानी कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगे सभी के लिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, सार्वजनिक तालाब हो गया, नौकरी हो गई, वो सभी के लिए होंगे। 17 क्या कहता है आपका, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का पूरी तरह से एबोलिशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में ये टॉपिक्स हैं जो आपको समझाए जा रहे हैं बिल्कुल सामान्य तरीके से। सो इनको ज़रूर समझें इन लेक्चर्स को, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं इनका क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, प्रभावी रूप से लागू किया गया जो संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, और उन्मूलन करने के लिए इनके प्रावधान किए गए। साथ ही अम्बेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन के आधार पर भी अस्पृश्यता को दूर करने का विचार प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा धर्म का समर्थन या धर्म परिवर्तन के आधार पर जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रावधान क्यों कहा गया था, तो आपको क्या बताना होगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसके अनुसार जो भी समस्याएं निहित हैं वो कहाँ हैं, हिंदू धर्म में निहित है। ठीक है, हिंदू धर्म अगर समस्या हो, हिंदू धर्म को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक वो समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु प्रयास। अब प्रयास क्या किए गए हैं, सुधारवादी आंदोलनों के द्वारा, जैसे सत्यशोधक समाज और श्री नारायण गुरु धर्म पालन सभा। ठीक है, स्वामी रामनायकर आत्मसम्मान आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद द्वारा किए गए प्रयास। ठीक है, बेसिकली इन सब के नाम हैं, आप हमारे और लेक्चर्स होंगे और क्लासेस होंगी, वहाँ हम अलग से इनको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, संवैधानिक प्रयास आपको जैसा कि अभी बताया गया, साथ ही साथ आरक्षण का जो मुद्दा है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं जागरूकता संबंधी प्रयास भी हैं कुछ। ठीक है, जागरूकता के आधार पर भी प्रयास किए गए हैं, कार्यकर्ता व संस्थानों द्वारा भी प्रयास किए गए हैं। संस्कृतिकरण आपको मालूम होगा M.N. श्रीनिवास का है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है या नहीं है, अगर संस्कृतिकरण आता है तो आप उसे सही टिक करेंगे, क्योंकि संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था के उन्मूलन में एक प्रभावकारी रूप से माना गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा आधुनिकीकरण द्वारा, जैसे कि आपको मालूम है, और जो मॉडर्नाइज समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ तो माना ही गया है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जैसे कि PRIs जो है हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गए, इनके द्वारा भी काफ़ी हद तक जो है अवेयरनेस जो है फैलाई गई है। ठीक है, ओके, हमें लगता है यहाँ तक बहुत इजी है और एक सिंपल वे में आप जो है समझ सकते हैं, रेदर देन आप किसी किताब से पढ़ें और कंफ्यूज हों, आपको बिल्कुल सामान्य परिभाषा में ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझा दिया गया है। ठीक है,
अब हम देखते हैं जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है। ठीक है, जाति जैसे कि हमने बताया एक बंद व्यवस्था है और जन्मजात है। ठीक है, लेकिन वर्ग क्या है, एक खुली व्यवस्था है। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या है, जो आप अर्जित करते हैं, अर्जित यानी कि अपनी योग्यता के अनुसार, जो आप अपनी योग्यता के अनुसार अर्जित करते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, वर्ग। आप कभी गरीब भी हो सकते हैं, क्लास जिसे हम कहते हैं, कभी अमीर भी हो सकते हैं, कभी अत्यधिक प्रतिष्ठित समूह से आप जुड़ जाएंगे, कभी बिल्कुल निम्न से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो ये तो इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार यानी कि स्टेटस के अकॉर्डिंग बनाता है। देखिए, जाति व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है, वर्ग आर्थिक आधार पर व्यक्ति की योग्यता के आधार पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जाति एक बंद समूह होता है, व्यक्ति इससे पूरे जीवन भर बाहर नहीं निकल सकता। वर्ग क्या होता है, एक खुला समूह होता है, व्यक्ति पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति अनेक वर्गों से जुड़ सकता है। जाति और वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो याद रखें। कभी ऐसा ना हो कि आपको जो है जाति और वर्ग में कन्फ्यूजन हो और आपको मालूम ही ना हो और आप जो है वो क्वेश्चन संभावना में गलत कर दें। ठीक है, जाति का क्या होता है, एक निश्चित पेशा होता है, अर्थात व्यवसाय, वर्ग या कोई भी निश्चित व्यवसाय होता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग का कोई भी निश्चित व्यवसाय नहीं होता है, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। ठीक है, जाति के अंतर्गत व्यक्तियों को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है, वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति विवाह के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे कि आपको होता है, वर्ग तो आपकी क्लास है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बाउंड हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं जजमानी व्यवस्था पर। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जजमानी व्यवस्था, ये भी गांव से जुड़ी हुई एक व्यवस्था है। जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में 2016-17 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, 16-17 के समय में और 15 में। ठीक है, क्योंकि ये पेपर 3 ईयर सेक्शन में आ जाता था जब 3 पेपर होते थे, और अभी भी जो हमारा नया सिलेबस है NTA का, उसमें ये आज भी जोड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, योगेंद्र सिंह ने जजमानी प्रणाली को गांवों में अंतर्जातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंधों द्वारा संचालित एवं एक प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, देखिए, जजमानी में क्या होता था, एक व्यक्ति होगा, ठीक है, और वो किसी दूसरे समूह की सेवा करता है, यानी कि वो उनके लिए काम करता है। ठीक है, तो इस आधार पर उसको क्या मान लिया गया, उसका जजमान। ठीक है, यानी कि जजमान प्रणाली या यजमान प्रणाली एक आर्थिक प्रणाली थी जो भारत के गांवों में विशेष रूप से पाई जाती थी, जिसमें निचली जातियों ने उच्च जातियों के लिए विभिन्न कार्य किए और बदले में अनाज या सामान प्राप्त किया जाता था। ठीक है, मान लीजिए ये कोई उच्च जाति का व्यक्ति है, ठीक है, और ये निचली जाति का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई नाई है। ठीक है, कोई भी सेवक हो सकता है, कृषक भी हो सकता है। ठीक है, जनरली वहाँ पर क्या होता था, गाँव में नाई या कपड़े धोने वाले के संदर्भ में इसको देखा जाता था। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये इनके परिवार में जाएंगे, इनके जो भी कार्यक्रम होगा उसको निपटाएंगे, उसको सही तरीके से करेंगे, वहाँ मदद करेंगे, उसके बदले में इनको कुछ अनाज दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, जजमानी व्यवस्था। ठीक है, और ये क्या होता था, आपसी संबंधों पर निर्धारित थी। ठीक है, और एक व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और ये कोई एक्स है, ठीक है, ये जो है इसके जजमान है, तो ये क्या करेगा, इसके लिए ये रेगुलर इसके लिए काम करेगा, और ये क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा एक तरीके से। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल होगा एक तरीके से। मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, तो ये हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी इनके परिवार के लिए काम करता आ रहा होगा, और ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति जो है कभी भी ये इस तरीके से इसे छोड़ता नहीं था। ठीक है, यानी कि अपने जजमान को कभी भी छोड़ता नहीं था। क्लियर है? ठीक है, देखिए, जजमानी प्रणाली, थोड़ा सा और डिटेलिंग इसकी देखते हैं यहाँ से। ठीक है, जजमानी प्रणाली में जजमान वह होगा जिसे सेवा प्राप्त हुई है, जैसे कि आपको बताया जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जजमान है आपके। ठीक है, और सेवा देने वाला क्या कहलाएगा, कम्यून कहलाएगा, यानी कि जैसा हमने बताया था ये एक्स है, ठीक है, इन्होंने इनको सेवा दी, तो ये क्या होगा, कम्यून। ठीक है, मुख्य या ऐसा पाया जाता है, मुख्यतः ऐसा पाया जाता है, ठीक है, मुख्यतः ऐसा पाया जाता है कि यह एक आनुवांशिक प्रणाली होती है, जैसे कि हमने आपको बताया, जनरली इसको एक आनुवांशिक प्रणाली माना गया है। ठीक है, यहाँ तक देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और हमें लगता है आपको समझ भी आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में जैसे कि हमने बताया, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे ज़रूर जुड़ें, @socio4learner
LEARNER, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लें ज़रूर। सोशियो फॉर लर्नर्स के नाम से आप जुड़ सकते हैं, आईडी पर हमसे सर्च कर सकते हैं, हमारे ग्रुप है, ठीक है। और आप यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है, इसके अलावा हमारे यहाँ चैट ग्रुप है, ये चैनल का भी ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। अनअकैडमी से जो भी जुड़ी हुई अपडेट्स होती हैं अनअकैडमी की, वो भी इस ग्रुप पर ही फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्म की, यानी कि रिलीजन, ठीक है। रिलीजन को बेसिकली क्या बताया गया है, धर्म जो है पवित्र और या आध्यात्मिक चिंताओं से संबंधित मान्यताओं और मूल्यों और प्रथाओं का वर्णन करता है। धर्म एक सामाजिक संस्था है क्योंकि इसमें विश्वास और प्रथाएं शामिल हैं जो समाज की ज़रूरतों को पूरा करती है, ठीक है। रिलीजन क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में देखा गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा, दुर्खिम ने इसके बारे में यही बताया है। दुर्खिम ने धर्म को जो है एक प्रकार के रूप में देखा है, ठीक है। दुर्खिम ने इसे वर्णित किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि धर्म पवित्र चीज़ों के संबंध में मान्यताओं और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है जो अलग अलग निश्चित मान्यताओं या प्रथाओं से संबंधित है, ठीक है, और जो समाज को एक एकल नैतिक समुदाय में जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दुर्खिम के अनुसार धर्म के बारे में क्या बात करी गई है, या दुर्खिम ने धर्म को किस आधार पर परिभाषित किया है, ठीक है। तो दुर्खिम ने धर्म को क्या बताया है, एक नैतिक समुदाय के रूप में बताया है कि जो रिलीजन है वो व्यक्ति को एक नैतिक रूप से जोड़ता है, ठीक है, नैतिक समुदाय से जोड़ता है। ओके, ये ज़रूर याद रखें, एक तरीके से आपके लिए कीवर्ड है, ठीक है। साथ ही साथ जो उन्होंने रिलीजन का परिभाषा दी वो क्या बताया, धर्म विश्वासों, मूल्यों और प्रथाओं की एक प्रणाली है जो एक व्यक्ति को पवित्र रखता है और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। इन्होंने धर्म को क्या माना, पवित्र और लौकिक, ठीक है, यानी कि सैक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है, सैक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं धार्मिक अनुभव। धार्मिक अनुभव और धार्मिक विश्वास क्या होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अनुभव क्या है, जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करता है, ठीक है, जैसे कि जब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं या ध्यान लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ईश्वर को हम अनुभव करते हैं, ठीक है। ईश्वर का अनुभव करना, ये अनुभव कहलाता है ईश्वर का, ठीक है। धार्मिक विश्वास, अब विश्वास क्या होते हैं, आप तीनों में डिफरेंस है तो इसलिए याद रखें यहाँ पर, ये इसीलिए इस लेक्चर में बताया गया है। विशिष्ट विचार हैं जो एक विशेष व्यवसाय के साथ सदस्य सत्य मानते हैं, जैसे किसी मंदिर में किसी भगवान के निवास का होना या पुनर्जन्म पे विश्वास करना। आपको मालूम होगा, आपने काफ़ी ऐसी कहानियाँ सुनी है हमने, जहाँ बताया जाता है कि जैसे वैष्णो देवी है फॉर एग्जांपल, सबसे फेमस तो वही है, ठीक है, वैष्णो देवी टेम्पल जो है हमारा, तो क्या कहानी है वहाँ की, आप जब भी जाएंगे आप सुनेंगे कि वहाँ पर माता आई थी, उस तरीके का कुछ जो भी स्टोरीज़ है वहाँ की, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, विश्वास, ठीक है। लोग इसीलिए इतनी भारी संख्या में वहाँ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है धार्मिक अनुष्ठान, व्यवहार जो किसी समूह के सदस्यों की आवश्यकता या अपेक्षा रखते हैं, जैसे किसी पशु की बलि देना, ठीक है। ये क्या एक तरीके के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ठीक है। अनुष्ठान आपको मालूम होगा, अनुष्ठान को बेसिकली आप घंटी बजाना वगैरह या शंख बजाना इसके संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, बट जनरली हमने ऐसा बताया है जैसे किसी की पशु बलि देना, तो ये क्या है, धार्मिक अनुष्ठान जो आप कर्मकांड करेंगे, ठीक है। हिंदू धर्म के बारे में हमें लगता है लगभग सभी को नॉलेज होगी, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो तो कुछ चीज़ों के आधार पर, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। देखिए, हिंदू धर्म का वास्तविक उत्पत्ति कारण निश्चित नहीं है। अभी लेखों ने प्रदर्शित किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हिंदू धर्म की उपस्थिति प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती पूजा जैसे दिव्य प्राणियों से पूछता है, प्राणियों नहीं है बेसिकली, ये दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिव्य शक्तियों से जुड़ा है, जिसमें गीता, महाभारत प्रमुख ग्रंथ जैसे कि सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इसी तरह इस्लाम के बारे में आ जाता है, जो कि इस्लाम है, इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने की थी और कुरान इसका प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। इसी तरह ईसाई धर्म में यह ईसा मसीह द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें बाइबल प्रमुख ग्रंथ माना गया है, ठीक है। सिख धर्म गुरु नानक द्वारा स्थापित है और गुरु ग्रंथ साहिब इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये बेसिक्स हैं, केवल रिलीजन के टाइम पे इसको जोड़ा गया है। इसके अलावा
आप जो है रिलीजन से जुड़े हुए जो क्लासेस हो सकती हैं वो आप अनअकैडमी ऐप पर या फिर हमारे चैनल पर जब अपलोड की जाएंगी वीडियोस तो आप देख सकते हैं। अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, कमेंट करें, हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, अनअकैडमी एंड फेसबुक पेज का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। भारतीय समाज पर प्रभाव क्या है? भारतीय समाज में एकजुटता, सामाजिक नियंत्रण और नैतिक गुण। ठीक है। जो धर्म के प्रभाव हैं भारतीय समाज में, वो बेसिकली ये 3 तरीके के जो गुण हैं एक तरीके से, या प्रभाव है, इम्पैक्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो ये। ठीक है। धर्म का नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? धार्मिक भेदभाव, कट्टरता, गुटबंदी और राजनीतिक सांप्रदायिकता। ठीक है। सो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ये टॉपिक्स हैं इनको जो डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि हमने बताया अनअकैडमी अगर आप इंस्टॉल करते हैं ऐप, तो अनअकैडमी पर आपको ये सभी लेक्चर्स इजीली मिल जाएंगे। वहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को क्लियर कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे लेक्चर्स हैं इसके अलावा हम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोशिश है हमारी कि हम YouTube पे भी उनको अपडेट करते रहें। सो अभी आपको लगातार आगे जो है वीडियोस मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ों का जो है डिटेल्स दे दी जाएंगी। आप लोग अनअकैडमी पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो अनअकैडमी और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। ठीक है। आप @socio4learner से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप अमित कुमार के नाम से अगर सर्च करते हैं, सोशियोलॉजी का आप या फिर कोई बैच देखते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, जिससे कि आपके लिए इजी होगा। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया था किस तरीके का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा एंड आपको वहाँ से सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल की, इन्हें शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं उनकी ज़रूर मदद करें। बहुत ही जल्द हम पेपर 1 को लेके भी कुछ तैयारी करने वाले हैं एंड बहुत ही जल्द कोशिश है हम आपसे लाइव भी मिलेंगे आपकी क्वेरीज़ को लेकर। ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने सजेशंस ज़रूर हमें रिव्यू दें कमेंट्स के थ्रू। ठीक है। सो इसके अलावा जो भी हमारी वीडियोज़ रहेंगी हम उन्हें जो है ज़रूर से आपको देते रहेंगे। ठीक है। उनको ज़रूर हम अपलोड करते रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।